जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, मतलब क्रांतिकारी जो आंदोलन थे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना। क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। अगर आप क्वेश्चन देखना चाहोगे तो मैं जस्ट पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ताकि हो सकता है आपको लेक्चर में इंटरेस्ट आए। चलिए, तो क्वेश्चन का क्या आए हैं, अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं हर साल। काकोरी कांड पे तो मतलब आपको रटा रुटाया होना चाहिए। काकोरी कांड है ना, ये क्वेश्चन काकोरी कांड से आया है। फिर से कहाँ पे काकोरी कांड आया है, फिर आपका खुदीराम बोस, रुक जाओ पहले काकोरी को देख लेते हैं। काकोरी कांड यहाँ पे है फिर, ठीक है। तो उसके बाद एक ब्रॉडर है कि भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का योगदान बताइए। ठीक है, गदर पार्टी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वहाँ से आप उठाएंगे। मेरठ षड्यंत्र केस, ये भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चटगांव शस्त्रागार जो आपके सूर्या सेन वाले हैं, खुदीराम बोस पहले में ही हैं। वामपंथी आंदोलन तो सब चीज़ है इसमें, है ना। भगत सिंह के जो योगदान है, गदर आंदोलन फिर से रिपीट हुआ है। तो कहने का मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके प्रीलिम्स के लिए भी, और मेंस के लिए तो दिख ही रहा है आपको, हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा स्लाइड है, 2 लेक्चर में करेंगे, आधा आधा घंटे का करते हैं। ठीक है, तो चलिए, जिन लोग नए ज्वाइन किए हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो मटेरियल है आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक कहाँ पे रहेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अच्छा लग रहा है लेक्चर आप तो अपने दोस्तों को सजेस्ट करिए, जो भी आपके कलीग्स हैं उनको फ़ायदा हो रहा हो। तो हम लोग हर वीक कुछ ना कुछ नई इनिशिएटिव ला रहे हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा आप लोग का लाइक रहेगा, उतना ही ज़्यादा हम लोग नए नए इनिशिएटिव और स्पीड से बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, जिस दिन आप लोग निरस हो गए उस दिन हमारी भी निरसता बढ़ जाएगी, कि कोई देख ही नहीं रहा है तो बनाने का मतलब भी कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, एनीवेज चलिए, विषय सूची क्या है इसमें। हम लोग पहले क्रांतिकारी आंदोलनों का परिचय देखेंगे, क्या पृष्ठभूमि थी कि क्रांतिकारी आंदोलन स्टार्ट हुए। क्रांतिकारी आंदोलन के चरण के रूप में देखेंगे, 2 चरण में डिवाइड करते हैं। एक वो कि प्रथम विश्व युद्ध के पहले वाले क्रांतिकारी आंदोलन, और दूसरा है द्वितीय विश्व सॉरी दूसरा है प्रथम विश्व युद्ध के बाद, पहले और बाद, है ना। 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। क्षेत्रीय क्रांतिकारी, तो जैसे बंगाल में कौन क्रांतिकारी थे, महाराष्ट्र में कौन थे, और पंजाब और अन्य क्षेत्रों में कौन कौन क्रांतिकारी थे। क्योंकि ये जब आएगा आपका कि क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी उसका वर्णन कीजिए, तो आपको एक मैप के माध्यम से भी बता सकते हो, है ना, कि पंजाब में कौन सा जा रहा है। ठीक है, महाराष्ट्र में कौन सा था, बंगाल में कौन सा था, तो एक अच्छा व्यू बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्रांतिकारी संगठन और नेताओं के नाम में, है ना, क्योंकि ये पूछता है कि ये संगठन का नेता कौन था, कौन इसको ड्राइव कर रहा था। रिपीट हुई क्या ये चीज़ें, क्रांतिकारी परिचय आई थिंक नहीं, ठीक है। एनीवेज, तो चलिए क्रांतिकारी आंदोलन के चरण के रूप में देख लेते हैं। तो पहला चरण जैसे मैंने बताया कि प्रथम विश्व युद्ध के पहले वाला चरण, और दूसरा जो है उसके बाद का। तो दोनों में डिफरेंस क्या था। पहला, प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व जो चरण था उसमें आंदोलन धार्मिक प्रतीकों के इर्द गिर्द केंद्रित था, जिससे जन आकर्षण सीमित रहा। जैसे आप देखोगे आपके महाराष्ट्र में जो था हिंदू, जिसको बोलते हैं ना, क्या बोलना चाहिए, हिंदू क्रांतिकारी, या फिर हिंदू राष्ट्रवाद, है ना, वो वाली बातें थी वहाँ पे। और दूसरा ये जो क्या था, गणपति और शिवाजी के जो यूज़ हुए थे, तो वो कहीं न कहीं धार्मिक प्रतीकों का परिचय दे रहा था। दूसरा था, कार्रवाइयाँ ब्रिटिश संस्थानों के खिलाफ निर्देशित थी, लेकिन उचित योजना का अभाव था। ठीक है, तो स्वतंत्र ये प्रथम विश्व युद्ध के पहले वालों में कोई ज़्यादा अच्छी योजना बनाने के बगैर वो लोग इंडिविजुअल हीरोइज़्म पे डिपेंड थे, है ना। किसी ने कहीं पे बम फेंक दिया, कहीं पे कुछ और कर दिया, ये सब चीज़ें। तीसरा है, 20वीं सदी के पहले दशक में बंगाल और महाराष्ट्र में उभरा। जो पहले जो क्रांतिकारी आंदोलन है ना, उसके गढ़ कौन थे, बंगाल में थे। बंगाल तो हमेशा से ही रहा है। और महाराष्ट्र में वीडी सावरकर है, चापेकर ब्रदर्स है, और आपके तिलक के विचारों से जो प्रेरित थे वो लोग। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रथम विश्व युद्ध के बाद का चरण, तो सेकंड चरण में क्या हुआ, रूसी क्रांति से प्रभावित थे। ठीक है, 1918 के आसपास का, अधिक संगठित था और गति प्राप्त की। HSRA, जो आपके भगत सिंह का नाम जहाँ जुड़ता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का उदय हुआ। भगत सिंह सबसे प्रमुख नेता के रूप में उभरे। ठीक है, तो 2 फेजेस में क्रांतिकारी योजनाएं थी, और दोनों में अंतर आपने देखा। ठीक है, तो अगर आपको बोला जाए तो आप ऐसे डिवाइड भी कर सकते हो कि पहले क्या था, सेकंड क्या था। प्रारंभिक क्रांतिकारी जो संगठन बनी थी उनके बारे में आप देखिए, क्योंकि ये आता है आपके सही जोड़ी मिलाओ में आ जाएगा, या फिर वन लाइनर क्वेश्चन में भी।
तो बंगाल में जो था वो था अनुशीलन समिति, जिसको स्थापित किया था सतीश चंद्र बसु ने, ठीक है। कहीं पे प्रमोद मित्र करके भी आता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो आप दोनों आंसर को याद रखोगे, किताबों में कई जगह सतीश चंद्र बसु दिया है, गूगल में सर्च करोगे तो भी सतीश चंद्र बसु ही दिखता है। संध्या करके एक समाचार पत्र था, ये भी बंगाल से संबंधित था। युगांतर था, जो बरिंद्र घोष के नेतृत्व में स्थापित किया गया था। उसके बाद मित्र मेला, तो मित्र मेला वीर सावरकर, विनायक सावरकर जो वीडी सावरकर बोलते हैं ना, यही है। और अभिनव भारत, ये भी वीडी सावरकर ने, ठीक है। तो ये जो संस्थाएं हैं उनके बारे में याद रखेंगे। ये क्रांतिकारी संस्थाएं थी, ठीक है, सीक्रेट सोसाइटी के तौर पे काम करती थी, और जो अपने क्रांतिकारी विचार हैं उससे युवाओं को संगठित करती थी। इन संगठनों ने भारत में संगठित क्रांतिकारी गतिविधियां की नींव डाली, क्रांतिकारी साहित्य प्रकाशित किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ कार्रवाइयों की योजना बनाई। और कारण क्या थे? क्रांतिकारी आंदोलन चल तो रहे थे, बट कारण क्या थे, है ना, ये क्वेश्चन बन सकता है। जो क्रांतिकारी आंदोलन के जो उदय हुआ उसका कारण बताइए। तो पहला ये था नरमपंथी तरीकों की विफलता, जो P3 था, 3P, प्रे, पिटीशन और प्रोटेस्ट, ये फेल हो गए, ठीक है। तो ये जब फेल हो गया तो फिर मतलब क्रांतिकारियों को लगा कि भाई हमें कुछ नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे। गर्मपंथियों से भी निराशा हुई उनको। गर्मपंथी नेता प्रभावी संगठन बनाने में विफल रहे। ये जो थे अपना प्रभाव जमाने में असफल रहे और जनता तक भी पहुंचने में असफल रहे। और तीसरा है बाहरी प्रेरणा, जो उस टाइम आपका रूस और जापान की विजय। जापान ने जो ये था प्रथम विश्व युद्ध में बड़ी बड़ी ताकत लोग को हराया था, रूस को हरा दिया था। तो इससे कहीं ना कहीं इनको प्रेरणा मिली कि अगर हम लोग संगठित हों और हम में जज्बा हो तो हम लोग भी बड़ी सी बड़ी ताकत जैसे ब्रिटेन को हरा सकते हैं, ठीक है। आयरिश रिपब्लिक आर्मी की जो जीत थी इन लोगों ने मोटिवेट किया। ब्रिटिश दमन, सरकार की दमनकारी नीति, जैसे आपने देखा आपका कर्जन ने क्या किया था, पत्रकारिता पे प्रतिबंध लगाया था, बंगाल का विभाजन किया था, ठीक है। जो भी क्रांतिकारी थे उन लोगों को जेल, है ना। तो ये जो दमनकारी नीति थी उसने भी क्रांतिकारी भावना को बढ़ावा दिया। वहाँ पे आपके 1997-98 में तिलक को भी जेल हो गया था। उनके जो पत्र थे, मतलब समाचार पत्र थे मराठा और केसरी, उन पे भी काफ़ी प्रतिबंध लगा। तो इन सब दमनकारी नीतियों ने भी कहीं ना कहीं क्रांतिकारी आंदोलन को एक जोर दिया, बल दिया। क्रांतिकारी आंदोलन उग्र राष्ट्रवाद के विकास और संवैधानिक तरीकों को की कथित अप्रभावशीलता के प्रभाव स्वरूप उभरा था, ठीक है। दिस इज द मेन रीजन कि प्रभाव उग्र राष्ट्रवाद, ठीक है, और संवैधानिक तरीके जो अपना रहे थे कौन, आपके नरमपंथी, उसकी विफलता से काफ़ी ये लोग कुंठित थे और वहीं से ही क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुए, ठीक है। इनके तरीके क्या थे? तरीके पूछ सकते हैं कि इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक दिखता है। तो सीजीपीएससी मैंने बहुत सारे चेक ये जो आंसर लिखने वाले हैं उनके में ये देखा, वो वही लिखते हैं जो उनको आता है, ठीक है। क्या पूछा है उसको नहीं लिखते हैं। तो अगर पूछा जाए कि कैरेक्टरिस्टिक बताइए, कि प्रकृति या तरीके बताइए किस तरीके के थे क्रांतिकारी आंदोलन, तो आप ये लिखेंगे। तो पहला तो ये था कि व्यक्तिगत वीरतापूर्ण कार्य, है ना, कहीं पे बम फेंक दिया, ठीक है, किसी को गोली मार दी, सॉन्डर्स को गोली मार दी, ठीक है, वो डगलस के घोड़ा गाड़ी में बम फेंक दिया। तो व्यक्तिगत वीरतापूर्ण कार्य करने की इच्छा थी। अलोकप्रिय अधिकारी, मतलब जिनके नाम थोड़े दमनकारी या फिर करप्ट टाइप के थे उन लोगों को, और राष्ट्रीय कारण के जो गद्दार थे, मतलब जो राष्ट्रीयता के अगेंस्ट थे उन लोग को, गद्दार, जो गद्दार लोग थे, मतलब देश के ही थे बट गद्दार थे, उन लोग को मतलब मारना, उनकी हत्या करना। तोड़फोड़, औपनिवेशिक बुनियादी ढांचे को बाधित करने के लिए रेलवे पटरियां, डाकघर, टेलीग्राफ को निशाना बनाना, है ना। छत्तीसगढ़ में भी आपने देखा, आप जब देखेंगे तो फिर दुर्ग में भी ये जब वो पटरी उखाड़ने की घटनाएं हुई थी, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या थी, क्योंकि ये उनको लगता था कि ये सिग्नेचर है किनका, उपनिवेशवाद का, ये अंग्रेजों ने बनाया है अपने आर्थिक शोषण को बढ़ावा देने के लिए। तो इन सबको तोड़ फोड़ के वो अपना विरोध जताते थे। स्वदेशी डकैतियाँ, क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के लिए लूट करना। सैन्य षड्यंत्र, ब्रिटिश के दुश्मनों से मदद की उम्मीद के साथ सशस्त्र प्रतिरोध का आयोजन करना। गुप्त समितियाँ, जो आपने देखा ऊपर में, है ना, अभिनव भारत है, अनुशीलन समिति है। तो पूरे देश में भूमिगत संगठनों का गठन, अक्सर युवा मनों को प्रेरित करने के लिए धार्मिक प्रतीकों का उपयोग, है ना। तो ये तरीके इन्होंने अपनाए थे
क्रांतिकारी आंदोलन में। बंगाल में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी उसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल पढ़ लेते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन वहां से बन सकते हैं। 1870 के दशक तक कलकत्ता का छात्र समुदाय गुप्त समितियों से भरा हुआ था। 1902 में अनुशीलन समिति कलकत्ता में पहली क्रांतिकारी समूह प्रमोथा मित्तर द्वारा संगठित किया गया। ठीक है, स्थापना आपने ऊपर में देखा सतीश बसु, लेकिन जो सतीश चंद्र बसु के बारे में बोला जाता है कि उन्होंने ज़्यादा उसको स्ट्रॉन्ग किया, बट संगठित किसने किया था? प्रमोथा मित्तर। तो दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो जो भी आएगा आप उसको चूज कर लीजिएगा। प्रमुख सदस्यों में बरिंद्र घोष और जतेंद्र बैनर्जी थे। किसके? अनुशीलन समिति के। मिदनापुर शाखा ज्ञानेंद्र बसु के अधीन था, जबकि जो ढाका अनुशीलन समिति कहाँ पे था? ढाका में, नाम ही ढाका अनुशीलन समिति है। एक तीसरा जो समूह है युगांतर समूह, ठीक है, कलकत्ता में केंद्रित था, तो कलकत्ता में युगांतर हो गया, ढाका अनुशीलन ढाका में हो गया, और ये जो अनुशीलन समिति जो था वो भी आपके कलकत्ता में था। ठीक है, मिदनापुर शाखा ज्ञानेंद्र बसु। 1906 अनुशीलन के भीतर आंतरिक मंडली ने साप्ताहिक युगांतर शुरू किया था। क्रांतिकारी समाचार पत्रों में संध्या और युगांतर शामिल थे। ठीक है, तो ये दोनों क्या थे? समाचार पत्र थे। कहाँ पे प्रकाशित होने वाले? बंगाल में। ठीक है, तो इन सब के आप क्या बोलते हैं, किन्होंने शुरू किया था वो सब देख सकते हो। जैसे युगांतर किसने शुरू किया था, ऊपर में हमने देखा बरेंद्र नाथ ने, है ना, वो एक बार चेक कर लीजिएगा। एक से ज़्यादा राइटर रहते हैं तो कई बार भूपेंद्र नाथ दत्ता इन सब के भी नाम आते हैं, बट बरिंद्र नाथ का नाम जाना जाता है युगांतर के साथ। बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां जो थी तो क्या क्या हुई, कुछ इंपॉर्टेंट है उनको देखेंगे। एक तो हुआ था 1907 में युगांतर समूह ने सर फुलर, और सर फुलर कौन थे? पूर्वी बंगाल और असम के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर की हत्या का प्रयास किया गया। 1907 में लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रूज फ्रेजर को ले जा रही ट्रेन को पटरी से उतारने का, पटरी को ही निकाल दिया, ये कोशिश हुई। तीसरा, 1908 में पुलिन दास के नेतृत्व में ढाका अनुशीलन द्वारा धन जुटाने के लिए 12 डकैती का आयोजन, 12 दो मिनट ना 12 जगह होगा, तो ये जगह है वहाँ पे डकैती हुई पुलिन दास के नेतृत्व में। और ये इंपॉर्टेंट एक इवेंट है, उसको याद रखेंगे 1908 में, जिसके बारे में पेपर में आता है कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा मुजफ्फरपुर में प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डगलस किंगफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। ठीक है, तो ये प्रयास किया गया था, बट उस जो गाड़ी में बम फेंका गया था ना उसमें डगलस था ही नहीं, उसमें थी 2 अंग्रेज महिलाएं, और उस हमले से दोनों महिलाएं मारी जाती हैं। आपके दोनों में से एक शायद प्रफुल्ल चाकी सुसाइड कर लेते हैं, खुद को गोली मार लेते हैं, और खुदीराम बोस को फांसी हो जाती है। ठीक है, तो ये जो इवेंट है ना उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है आप देखिएंगे। बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां ब्रिटिश अधिकारियों पर लक्षित हमलों और औपनिवेशिक प्रशासन को बाधित करने के प्रयासों से चिन्हित है। ठीक है, तो ये जो हमने ऊपर में पढ़ा ना उसी का ही पार्ट है ये अलीपुर षड्यंत्र केस जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो अलीपुर षड्यंत्र केस क्या था, आपने देखा ऊपर में कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया था, कोशिश ये मुजफ्फरपुर है राइट, मुजफ्फरपुर में जो ये मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या करने के प्रयास किया। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, 2 महिलाएं मारी गई, प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली, जबकि ये जो खुदीराम बोस है उन पर मुकदमा चलाया गया और फांसी दी गई। ठीक है, तो इन पे तो फांसी मुकदमा हुआ ही, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे जो 39 लोग हैं उन पे आरोप लगा था। ठीक है, तो मानिकतला बम षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। यह कलकत्ता में क्रांतिकारियों का एक महत्वपूर्ण मुकदमा था जिस पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया। इन्होंने बम फेंक के जो हमला किया था उसको एक अटेम्प्ट माना गया सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का। ठीक है, तो उस मुकदमे में क्या हुआ, जो घोष भाई थे, कौन कौन घोष थे? अरविंदो घोष थे और इनके भाई थे। घोष भाइयों सहित पूरे क्रांतिकारी समूह को गिरफ्तार कर लिया गया। चितरंजन दास ने अरविंदो घोष का बचाव किया। मुकदमे के दौरान एक नरेंद्र गोसाई को गवाह बन गया, ये इंडियन भारतीय है ना, गद्दार हो गया, तो नरेंद्र गोसाई जो गवाह बन गया को जेल में सत्येंद्र बोस और कन्हई लाल दत्त ने गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक है, तो इन्होंने अरविंदो घोष को तो बचा लिया, ठीक है, लेकिन जो बरिंद्र घोष हैं, दोनों भाई थे, तो अरविंदो घोष को बरी कर दिया गया, लेकिन बरिंद्र घोष और उल्लासकर दत्त को मौत की सजा दी गई, जो बाद में आजीवन कारावास में बदल गया। ठीक है, तो ये था आपका अलीपुर षड्यंत्र केस। तो शॉर्ट में समझ गए आप लोग कि इन्होंने क्या किया था, जो ये था नॉन अनपॉपुलर एक मजिस्ट्रेट था,
किंग्सफोर्ड, उसको मारने के लिए बम फेंका था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। गलती से उसमें 2 अंग्रेज महिलाएँ मारी गईं, ठीक है? अंग्रेज़ों को लगा कि ये तो हमारे खिलाफ युद्ध लड़ने का अटेम्प्ट है, तो इन्होंने 39 गिरफ्तारियाँ की थी। उनमें ये दोनों को तो चलो इनको तो फांसी हो गई, बट बाकी लोगों के खिलाफ भी आरोप लगा। और चित्तरंजन दास जो वकील थे, उन्होंने अरविंदो घोष को तो बचा लिया, क्योंकि जो मजिस्ट्रेट था उसने बोला यार ये तो बहुत फ्लिमसी टाइप का लग रहा है, मतलब जो एविडेंस आप लोग प्रूफ कर रहे हो उसमें कोई दम नहीं है। लेकिन इनके भाई को सजा हुई थी। अब आते हैं महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियां क्या क्या हुई। तो सबसे पहला सबूत दिखता है क्रांतिकारी गतिविधि का 1879 में बलवंत वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा रमोसी आंदोलन, है ना, ये याद रखेंगे। रमोसी आंदोलन के लीडर कौन थे? वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा रमोसी किसान बल का संगठन किया गया, जिसका उद्देश्य संचार लाइनों को बाधित करके देश को ब्रिटिश से मुक्त कराना था। 1890 के दशक में क्या हुआ? तिलक जी अग्रणी थे। बाल गंगाधर तिलक ने गणपति और शिवाजी उत्सवों और अपने पत्रिकाओं केसरी और महाराष्ट्र बोलते हैं इसको ना, महारत्ता, है ना, महाराष्ट्र के माध्यम से क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रचार किया। 1897 में क्या हुआ? तिलक के जो 2 शिष्य थे, जिनका नाम था चापेकर ब्रदर्स, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, ने पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट आयरस्ट की हत्या कर दी, ठीक है? तो वहाँ पे भी कुछ जो इंडिविजुअल हीरोइक की बात कर रहा था ना, कि जो नॉन पॉपुलर अंग्रेज थे जिन्होंने भारतीयों पे बर्बरता दिखाई थी, उन लोगों की हत्या किए जा रहे हैं, है ना, ताकि अपना प्रतिशोध या प्रतिरोध दिखा सके। 1899 से 1904 तक सावरकर और उसके भाई ने, इनके भाई थे गणेश सावरकर, तो सावरकर और उनके भाई ने मित्र मेला, एक गुप्त समिति का संगठन किया जो बाद में अभिनव भारत में विलय हो गया, ठीक है? तो महाराष्ट्र में और बंगाल में आपने देख ही लिया। तो रमोसी से शुरू हुआ रमोसी आंदोलन, जिसके लीडर थे बलवंत वासुदेव फड़के, और फिर छापेकर ब्रदर्स का देख लिया जिन्होंने प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या की, और फिर ये गुप्त समिति बनी थी मित्रमंडल, है ना। एक इवेंट हुआ था यही महाराष्ट्र में, नासिक षड्यंत्र केस। तो इसमें क्या हुआ था? 1909 में अनंत कन्हारे और गणेश सावरकर कौन है? वीडी सावरकर के बड़े भाई। अनंत कन्हारे और गणेश सावरकर ने वीर दामोदर सावरकर द्वारा भेजे गए रिवॉल्वर से नासिक के कलेक्टर जैक्सन को गोली मारकर हत्या कर दी। इससे अभिनव भारत से जुड़े कई क्रांतिकारी, जिसमें स्वयं वीडी सावरकर भी शामिल थे, की गिरफ्तारी और मुकदमा हुआ। सावरकर को 1910 में प्रत्यर्पित या प्रत्यर्पित, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे देख लेता हूँ यार, एक्स्ट्राडिट कर दिया, प्रत्यर्पित किया गया और इस मामले के संबंध में आजीवन कारावास के लिए भेज दिया गया। इससे महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन को एक बहुत बड़ा झटका लगा। सावरकर की गिरफ्तारी के बाद लंदन क्रांतिकारियों के लिए बहुत खतरनाक हो गया, जिससे पेरिस, जिनेवा और बर्लिन में नए केंद्रों का उदय हुआ, ठीक है? तो वही था कि जो महाराष्ट्र के क्रांतिकारी जो मेजर लीड कर रहे थे, वीर सावरकर, उनको सजा हुई, तो महाराष्ट्र में जो आंदोलन का जो तीव्रता था वो कम हो गया। मद्रास में भी एक छोटी सी गतिविधि हुई थी, उसको देख लेते हैं। और वहाँ पे एक थे वंशीनाथन अय्यर। 1911 में तिरुनावल्ली के जिला कलेक्टर ऐश की हत्या की थी। यह हत्या उग्रवादी नेता वी ओ चिदम्बरम, है ना, पिल्लई की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे लोगों पर ऐश द्वारा गोली चलाने के जवाब में की गई, ठीक है? ये पॉपुलर नेता थे चिदम्बरम पिल्लई, तो उनकी जब गिरफ्तारी हुई तो लोग विरोध कर रहे थे, तो गोलियां चलाई थी किसने? ऐश ने। तो ऐश का काम तमाम कर दिया किसने? वंशीनाथन अय्यर ने। वंशी वीवीएस अय्यर के करीबी सहयोगी थे और जो वीडी सावरकर के अभिनव भारत सोसाइटी की पौंडीचेरी शाखा के नेतृत्व में थे, ठीक है? तो ये जो अभिनव भारत है उसी की एक जो सदन में साउथ इंडिया में एक शाखा थी, उसका पार्ट थे। दोनों भारत माता एसोसिएशन के सदस्य थे। कौन? ये दोनों, वीवीएस अय्यर, भारत माता सोसाइटी, ठीक है? इससे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी समूहों के बीच आपसी संबंधों का पता चलता है। मतलब इस घटना से क्या पता चलता है कि जो अभिनव भारत था वो कहीं न कहीं साउथ में भी उसका जड़ था, वो कहीं महाराष्ट्र या पुणे बस में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं था, ठीक है? अब आते हैं नॉर्थ इंडिया में, पंजाब, दिल्ली और यूपी में क्या चल रहा है।
तो प्रमुख नेता थे नॉर्थ इंडिया के रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल ने पंजाब, दिल्ली और यूपी को कवर करने वाली एक गुप्त समिति का संगठन किया। प्रेरक कारण क्या था? पंजाब में उग्रवाद को बार-बार अकाल, भू राजस्व और सिंचाई कर में वृद्धि और जमींदारों द्वारा बेगार जबरन श्रम की प्रथा जैसे मुद्दों से बढ़ावा मिला। तो ये जो कारण है ना, अकाल पड़ रहा था, भू राजस्व, सिंचाई कर में वृद्धि हो रही थी, जमींदार शोषण कर रहे थे, इन सब के चलते जो उग्रवाद है या फिर एक्सट्रीमिज्म है उसको बढ़ावा मिला। संगठन क्या है? लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने लाहौर में अपनी पत्रिका भारत माता, ये भारत माता पत्रिका है, के साथ एक उग्रवादी अंजुमन ए मोहिसबान ए वतन का संगठन किया। तो इन दोनों संगठन के बारे में आप याद रखेंगे, किसने शुरू किया था? लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं, आपको मैच द फॉलोइंग कर दिया जाएगा, तो मैच करना रहेगा। मई 1907 में राजनीतिक बैठकों पर प्रतिबंध और लाजपत राय और अजीत सिंह के निर्वासन के बाद पंजाब में उग्रवाद को दबा दिया गया। तो अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पहले हमने देखा बंगाल में किस टाइप से कुछ लीडर थे, उन्होंने अपना दिखाया, क्या बोलते हैं, ये क्रांतिकारी गतिविधियाँ। उसके बाद फिर महाराष्ट्र में सेम चीज़ देखे, फिर हमने देखा मद्रास में भी और पंजाब में भी। तो हम लोग एक ओवरऑल सर्कल कवर कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे आपके क्रांतिकारी गतिविधियाँ होती गई। सरकारी कार्रवाई के बाद अजीत सिंह और भाई परमानंद और लाला हरदयाल जैसे सहयोगी पूर्ण क्रांतिकारी बन गए थे। ये सब कार्रवाई जब हुई ना, तो वो लोग टोटल इसमें क्रांतिकारी आंदोलन में कूद पड़े। एक और आंदोलन है, जैसे हम लोग आंदोलनों के बारे में एक एक करके पढ़ रहे हैं, क्योंकि कभी एक आंदोलन पूछा जाता है, कभी दूसरा, कभी काकोरी पूछा जा रहा है, कभी कुछ और पूछा जा रहा है। तो दिल्ली लाहौर षड्यंत्र क्या था? तो रास बिहारी बोस ने सचिन सान्याल के साथ 23 दिसंबर 1912 को वायसराय हार्डिंग पर हत्या के प्रयास की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। जब वायसराय का औपचारिक जुलूस दिल्ली के चांदनी चौक से गुजर रहा था, तब उस पर एक घरेलू बम फेंका गया। वायसराय हार्डिंग लेडी हार्डिंग के साथ घायल अवस्था में बच गए। ब्रिटिश ने बंगाली और पंजाबी क्रांतिकारी भूमिगत नेटवर्क को नष्ट करने का प्रयास किया, जिस पर गहन दबाव पड़ा। रास बिहारी बोस लगभग 3 वर्षों तक गिरफ्तारी से बचते रहे और 1916 में जापान चले गए, ठीक है। तो रास बिहारी बोस का यहाँ जापान जाना हो जाता है। ये वापस एंट्री मारेंगे जब आप पढ़ोगे आज़ाद हिंद फौज, है ना। तो आज़ाद हिंद फौज के टाइम में आपको फिर से इनको लेके आऊँगा, रास बिहारी बोस को। अभी कहाँ चले गए हैं ये? जापान चले गए हैं। ये किस पे हमला किए हैं? उस टाइम वायसराय थे हार्डिंग, ठीक है, हार्डिंग पे इन्होंने हमला किया था। विदेशों में अब देखिए, ये तो हो गया भारतीय क्रांतिकारी। विदेशों में भी कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां रहीं, जिसके बारे में एक प्रश्न बनता है कि मैच द फॉलोइंग दे दिया रहेगा। लंदन में कौन थे, बर्लिन में कौन थे, ठीक है, तो सब पढ़ेंगे आप। तो 1905 में ये बहुत फेमस है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारतीय छात्रों के लिए एक केंद्र के रूप में इंडिया हाउस की स्थापना की। तो ये पूछता है कि इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? लंदन में। तो वो कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। सावरकर और हरदयाल जैसे क्रांतिकारी सदस्य बने। 1909 में मदनलाल ढींगरा ने इंडिया ऑफिस के नौकरशाह करजन वाइली की हत्या की। किसने? मदनलाल ढींगरा ने। और 1910 में सावरकर को प्रत्यर्पित किया गया और नासिक षड्यंत्र मामले में आजीवन कारावास के लिए भेजा गया। इस टाइम क्या हुआ था? इस टाइम सावरकर लंदन में थे, बट उनको प्रत्यर्पण के थ्रू वापस इंडिया लाया गया, ठीक है। और उन पे केस चला नासिक षड्यंत्र का, जो हमने ऊपर में पढ़ा, है ना। क्या किया था उन्होंने? गोली मारी थी ना, जो उसके मजिस्ट्रेट थे उस पर। महाद्वीपीय यूरोप, तो यूरोप में क्या क्या चल रहा था? पेरिस और जिनेवा, मैडम भीकाजी कामा जिन्होंने ये प्रकाशित किया था वंदे मातरम, ये याद रखेंगे ना। वंदे मातरम किसने प्रकाशित किया था? मैडम भीकाजी कामा ने। अ, और अजीत सिंह यहाँ से संचालित होते थे, कहाँ से? पेरिस से। बर्लिन में कौन थे? हमने पहले भी पढ़ा है, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। तो यहाँ से ये लोग क्रांतिकारी जो गतिविधि है उसको हवा दे रहे थे। आश्रय की आवश्यकता, प्रेस अधिनियमों से मुक्त क्रांतिकारी साहित्य प्रकाशित करने की संभावना और हथियारों की खोज ने भारतीय क्रांतिकारियों को विदेश ले गई। किसके लिए? एक तो अपना शेल्टर देख रहे थे, कहीं तो छुपने का जगह मिल जाए। प्रेस अधिनियमों से मुक्त क्रांतिकारी साहित्य प्रकाशित करना था, तो इंडिया में तो प्रतिबंध लगा था, तो बाहर जाके प्रकाशित कर रहे थे। और जो हथियारों की खोज थी, उसके लिए इन्होंने क्या किया था? बाहर वो लिया, आश्रय लिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियां क्या थी? प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है और कौन कौन सी क्रांतिकारी गतिविधियां हैं?
तो उनमें से एक है क्रांतिकारी गतिविधि उत्तरी अमेरिका में गदर पार्टी चला रही थी। गदर के बारे में हमने पढ़ लिया है प्रीवियस लेक्चर में, नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हैं। यूरोप में बर्लिन कमेटी थी। बर्लिन कमेटी ने क्या किया था, इन्होंने जर्मनी के साथ बार्गेन किया था कि अगर भारत की स्वतंत्रता के लिए आप मदद करोगे तो भारतीय सैनिक हैं वो आपकी मदद कर सकते हैं, मतलब है ना, युद्ध के बाद आप अगर भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए काम करो तो। भारतीय सैनिकों द्वारा क्या किया गया, बिखरे रूप में विद्रोह किए गए। उनमें से एक विद्रोह था 1915 में सिंगापुर में। यहाँ पे क्या किया था, भारतीय सैनिक की एक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया था और कुछ क्षेत्रों पे कब्जा कर लिया था कुछ टाइम के लिए। रणनीतिक अवसर, युद्ध, ये जो प्रथम विश्व युद्ध का जो अवसर था ना, वो भारतीयों के लिए एक सुनहरा मौका दिखा। क्यों, युद्ध एक स्वर्ग प्रेषित अवसर मिला, मतलब जो हेवन का मूवमेंट, हेवनली मूवमेंट। भारत से सैनिकों को कम करना, एक बिंदु पर श्वेत सैनिकों की संख्या 1500 रह गई थी। क्यों, सारे के सारे प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने चले गए थे। तो ये मौका ऐसा लगा कि अगर इस टाइम में से 1500 सैनिक है तो इनको तो हम लोग दबा देंगे, ठीक है। बट अगेन वो सब हो नहीं पाया। और जर्मनी और तुर्की से वित्तीय और सैन्य सहायता की संभावना को बढ़ाना, ये सब चीज़ें कुछ गतिविधि चल रही थी। क्षेत्रीय फोकस क्या क्या था, इस अवधि में क्रांतिकारी गतिविधियां पंजाब और बंगाल में केंद्रित थी। बंगाल ऑपरेशन क्या है, बंगाल की योजनाएं पंजाब में लौटे जो गदर के सहयोगियों से रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल द्वारा आयोजित एक षड्यंत्र का हिस्सा था, ठीक है। हुआ क्या था, सिंपल सा फंडा, कि गदर जो लीग था उसका पर्पस क्या था, वो विदेश से हथियार पहुंचा रहे थे भारतीयों को कि वो क्रांतिकारी जो आंदोलन है वो देश में चला सकें, ठीक है। तो उसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल इंडिया से, ठीक है। अब आते हैं बाघा जतीन और बंगाल ऑपरेशन। जो बंगाल ऑपरेशन ऊपर आपने देखा उसके बारे में क्या है ये, अधिकांश अधिकांश बंगाल क्रांतिकारी समूह जतीन मुखर्जी, जिनको बाघा जतीन के नाम से भी बोलते हैं, इन्होंने रेलवे लाइनों को बाधित करने, फोर्ट विलियम पर कब्जा करने और जर्मन हथियारों की लैंडिंग की योजना बनाई। ये बंगाल योजना का पार्ट है, ठीक है। प्रथम युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधि में अस्थायी विराम लगा। क्यों, ये देखिए, क्रांतिकारी गतिविधि चल रहा था लेकिन थोड़ा विराम लग गया। उसका कारण ये था कि भारत रक्षा अधिनियमों के तहत बंदियों की रिहाई हुई। मतलब जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था ना, इंडिया सेफ्टी एक्ट के तहत, जो डिफेंस ऑफ इंडिया रूल, जो आपका कौन सा था, रॉलेट एक्ट, है ना, तो उन सबको छोड़ दिया गया। दूसरा, मॉन्टेग्यू का बयान, याद है ना आपको, 1917 में दिया था कि हम भारत में स्वशासन देना चाहते हैं, भारतीयों को लीडरशिप रोल में देना चाहते हैं। तो ये, और दूसरा ये 1919 का जो संवैधानिक सुधार हुआ, तो एक सुलह का माहौल बनता दिखा। तीसरा, गांधी जी का असहयोग कार्यक्रम के दौरान अहिंसक प्रदर्शन करना, है ना। गांधी जी उस टाइम प्रमोट कर रहे थे कि असहयोग करेंगे लेकिन अहिंसक तरीके से, और अगर हम लोग ये 1 साल तक करते रहे तो हमें आज़ादी मिल जाएगी। गांधी जी का यही कहना था, है ना। तो इसका परिणाम क्या हुआ, ये महत्वाकांक्षी योजनाएं खराब समन्वय के कारण बर्बाद हो गई। बाघा जतीन 1915 में बालासोर के पास ब्रिटिश सेनाओं से लड़ते हुए मारे गए, जिससे क्रांतिकारी आंदोलन को एक महत्वपूर्ण झटका लगा, ठीक है। अब 1920 के दौरान कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां थी, उसके बारे में देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन के बाद क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए नवीनीकृत आकर्षण क्यों था। जो क्रांतिकारी आंदोलन था वो तो लगभग शांत हो गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, क्योंकि मोंटेग्यू का समर्थन मिला। भारत सरकार 1919 में कुछ अधिनियम आए, जो प्रिजनर थे उनको छोड़ दिया गया, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन फिर से क्यों गतिविधियां चालू हो गई 1920 के दशक में असहयोग आंदोलन के बाद। पहला, आम माफी रिहाई, सॉरी 2 मिनट ना, मैंने क्या बोला, आकर्षण क्यों था, अच्छा सॉरी, वो हम लोग यही देख रहे हैं कि क्रांतिकारी गतिविधियां क्यों स्लो हो गई थी, ठीक है। तो पहला ये था कि आम, जो हमने पढ़ा, जो ये चेम्सफोर्ड वाला जो सुधार आए थे 1919 का, तो चेम्सफोर्ड सुधारों के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए 1920 की शुरुआत में कई क्रांतिकारियों को आम माफी के तहत रिहाई कर दिया गया, है ना। तो जो मैंने ऊपर में पढ़ा उसी का ही है कि क्रांतिकारियों को छोड़ दिया गया, तो जो इनका गुस्सा था वो भी थोड़ा ठंडा हो गया। असहयोग आंदोलन, गांधी और सिया दास के प्रभाव में कई क्रांतिकारी समूहों ने असहयोग आंदोलन का समर्थन करने के लिए अपनी गतिविधि स्थगित कर दी थी। मोहभंग, असहयोग आंदोलन की अचानक वापसी ने कई क्रांतिकारियों को निराश किया, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि किस टाइप से पहले तो ये लोगों ने अपने क्रांतिकारी आंदोलन को रोक दिया, बट बाद में जब ये आंदोलन को वापस लिया गांधी जी ने, तो इनका मोह भंग हो गया, किससे, अपने शांत तरीके से।
कट्टरपंथी मोड़, युवा राष्ट्रवादियों ने अहिंसा पर सवाल उठाना शुरू किया और इस विचार की ओर आकर्षित हुए कि केवल हिंसक तरीके से ही भारत को आज़ादी दिलाएंगे। तो पहले दो पॉइंट में आपने ये देखा कि किस तरीके से क्रांतिकारी आंदोलन को थोड़ा विराम मिला था 1920 के दशक में, क्योंकि कुछ सुधार हुए थे। असहयोग आंदोलन में गांधी जी और सियादास को सपोर्ट किया था, लेकिन जैसे ही चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित किया, तो सबके सब इस बात पे मतलब उनका ट्रस्ट बढ़ गया कि अहिंसक तरीकों से तो आज़ादी मिलने से रही। तो इन्होंने फिर सेकंड फेज चालू होता है किसका, रिवॉल्यूशन का। ठीक है, अब एक बात देख लेते हैं क्रांतिकारी आंदोलन था उसका प्रभाव कहाँ तक था। मजदूर वर्ग आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध के बाद मजदूर वर्ग के ट्रेड यूनियनवाद का उभार हुआ। क्रांतिकारी राष्ट्रवादी क्रांति के लिए एक नए उभरते वर्ग की क्रांतिकारी क्षमता का उपयोग करना चाहते थे। तो ये जो मजदूर वर्ग है उनमें से भी समर्थन मिला। रूसी क्रांति का प्रभाव तो था ही। रूसी क्रांति और युवा सोवियत राज्य की अपने आप को मजबूत करने में सफलता ने क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली मॉडल प्रदान किया। साम्यवादी विचारधारा जो बाद में भगत सिंह ने यूज़ किया कि भाई आज़ादी मिल गई तो फिर क्या सब चीज़ ठीक हो जाएगा? नहीं होगा, है ना? अभी गोरे राज कर रहे हैं, कल के दिन भूरे राज करेंगे, है ना? तो कहीं न कहीं हमें ऐसी सोसाइटी की स्थापना करनी है जो साम्यवाद पे बिलीव करती हो, समता के भाव पे बिलीव करती हो, सभी लोग समान हों, सभी का जो रिसोर्सेज़ हैं उस पे इक्वल अधिकार हो। तो मार्क्सवाद, समाजवाद और सर्वहारा वर्ग पर जोर देने वाले उभरते साम्यवादी समूहों ने क्रांतिकारी सोच को प्रभावित किया। क्रांतिकारी साहित्य का भी प्रभाव पड़ा, उनमें से एक था बंदी जीवन। तो ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि बंदी जीवन किसने लिखा है, तो वो लिखा है सचिन सान्याल ने। एक है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का पाथेर दाबी। ठीक है, तो इन क्रांतिकारी आंदोलन ये जो साहित्य थे उन्होंने भी मोटिवेट किया। लास्ट में एक टॉपिक पढ़ते हैं फिर आज विराम लेंगे, वो है अ, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? गठन हुआ था 1924 में और इसके गठनकर्ता थे राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और सचिन सान्याल। और इनका पर्पस क्या था? औपनिवेशिक सरकार को उखाड़ फेंकने और वयस्क मताधिकार पर आधारित भारत के संयुक्त राज्य के संघीय गणराज्य मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया बनाना चाह रहे थे। ठीक है, की स्थापना के लिए सशक्त क्रांति का आयोजन करना था। इंग्लिश में देखें तो फेडरल रिपब्लिक ऑफ नॉट यूनाइटेड स्टेट नहीं, फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया बनाना चाह रहे थे। ठीक है, वही चीज़ है। तो इन्होंने क्या किया, इनको धन की आवश्यकता थी, इतनी बड़ी क्रांति को चलाना है तो इन्होंने सरकारी धन को लूटने की योजना बनाई। ठीक है, आपने रंग दे बसंती देखी है, वन ऑफ माय फेवरेट मूवी। तो रंग दे बसंती में जो होता है ना वही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि एचआरए की सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई लखनऊ के पास काकोरी ट्रेन को लूटने की योजना थी। और इसका डेट याद रखेंगे, जिन लोगों को लगता है कि हिस्ट्री सिर्फ डेट का खेल है तो मैं मना नहीं करूँगा, सही बोल रहे हो, आप डेट याद करके रखिएगा। 9 अगस्त 1925 को इन्होंने काकोरी में ट्रेन लूटा था, जहां उन्होंने आधिकारिक रेलवे नकदी लूटी। सरकारी कार्रवाई से कई क्रांति, अब ये ट्रेन लूट दी है तो सरकार चुप थोड़ी रहेगी। सरकारी कार्रवाई से कई क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी हुई, 17 को जेल हुआ, 4 को आजीवन कारावास और 4 लोग कौन कौन थे, बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई। ठीक है, तो आप जब भी किसी क्रांतिकारी घटना के बारे में पूछे ना तो आप क्या लिखोगे, पहले तो क्या हुआ था, ठीक है, क्या पर्पस था, उद्देश्य, और उसका परिणाम क्या हुआ। तो परिणाम ये हुआ कि 4 लोगों को फांसी हुई थी। काकोरी मामला क्षेत्र में क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण झटका साबित हुआ। ठीक है, अब एचआरए तो उसके क्रांतिकारी तो बिखर गए, लेकिन आपने लीजेंड ऑफ भगत सिंह देखा क्या? कुछ चीज़ें आप ना मूवी से भी सीखा करो। तो लीजेंड ऑफ भगत सिंह बहुत अच्छी मूवी है, नेशनल अवार्ड मिला था। ठीक है, तो देख लेना उसको। तो एच एस आर ए है, उसमें क्या हुआ था, ये एक नई टीम बन के आती है किसके द्वारा, ये आता है आपके भगत सिंह द्वारा, है ना। काकोरी के झटकों को पार करने के लिए दृढ़ संकल्पित समाजवादी विचारों से प्रेरित युवा क्रांतिकारियों ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के खंडहरों में एक ऐतिहासिक बैठक की। इस बैठक को लीड किसने किया था? भगत सिंह ने। ठीक है, और हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट ये जो है इसको पुनर्गठित किया, किसको? एचआरए को। इसमें सोशलिस्ट वर्ड का जोड़ा भगत सिंह ने कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन अब से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से जाना जाएगा। ये जो मैंने बताया उसको। नेतृत्व क्या थे? प्रमुख प्रतिभागियों में पंजाब से भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा, यूपी से विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा और जयदेव कपूर शामिल थे।
एचएसआरए ने सामूहिक नेतृत्व के तहत काम करने का फैसला किया और इनका विचारधारा क्या था कि मार्क्सवादी और लेनिनवादी विचारधारा से प्रभावित हैं। इनकलाब जिंदाबाद और रंग दे बसंती जैसे नारों का इस्तेमाल किया। न केवल ब्रिटिश बल्कि भारतीय पूंजीपतियों, जमींदारों, राजाओं और सांप्रदायिक ताकतों को भी निशाना बनाया। ठीक है, तो ये था उनका विचारधारा। अब एक सॉन्डर्स मर्डर केस को देखते हैं, देन विल क्लोज द। ठीक है, तो क्या हुआ था आपको पता है, लाला लाजपत राय जो थे वो विरोध कर रहे थे किसका, साइमन गो बैक, है ना। साइमन गो बैक करके वो आंदोलन में थे, आपने मूवीज़ के माध्यम से देखा है। तो इस आंदोलन के विरोध में फिर एक वो जो था सॉन्डर्स था, उसकी लाठी उसने मतलब क्या बोलूँ, विरोध जो कर रहे थे उनको रोकना चाहा, तो उनके लाठी के प्रहार से लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। शेरे पंजाब लाला लाजपत राय की मृत्यु जो कि विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज से हुई थी, लाठीचार्ज से हुई चोटों के कारण हुई थी, ने एचएसआरए के क्रांतिकारियों को क्रांति के लिए प्रेरित किया। व्यक्तिगत हत्याओं से दूर जाने के अपने बदलाव के बावजूद उन्होंने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने का फैसला लिया, है ना। ये आपने मूवीज़ में बहुत अच्छे से देखा होगा कि कैसे मतलब सभी क्रांतिकारी ये कन्विंस होते हैं कि भाई अ, हम लोग ऐसे तो नहीं जाने देंगे, है ना। क्रांति जो लाला लाजपत राय है उनकी मृत्यु का हम लोग बदला लेके रहेंगे। ठीक है, तो कार्रवाई क्या होती है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने लाहौर में लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारी सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या ने भगत सिंह को राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाई और राष्ट्रवादी नेताओं के खिलाफ हिंसा का जवाब देने के लिए क्रांतिकारियों के संकल्प को प्रदर्शित किया। ठीक है, तो सॉन्डर्स की हत्या हो गई। 1929 में क्या हुआ था, एचआरएसी के नेतृत्व में लोगों को अपने बदले हुए उद्देश्यों और जनता द्वारा क्रांति की आवश्यकता के बदले के बारे में बताने का फैसला लिया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने का कार्य सौंपा गया। यह विरोध सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, व्यापार विवाद विधेयक के पारित होने के खिलाफ था, जिससे जिसका उद्देश्य नागरिक स्वतंत्रता और श्रमिकों के अधिकारों को कम करना था। बम जानबूझकर हानि रहित बनाया गया था और बहरों को सुनाने के लिए लक्षित थे। मैं इन शॉर्ट में बताता हूँ, हुआ क्या था, ऊपर वाले ये जो था सॉन्डर्स को मार के भगत सिंह तो निकल गए थे, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका था। ठीक है, लेकिन फिर इन्होंने फैसला किया कि हम लोग क्या करेंगे जो आपका ये है क्या बोलते हैं केंद्रीय विधानसभा है, वहाँ पे बम फेंकेंगे। ठीक है, तो भगत सिंह का ही प्लान था कि बहरों को सुनाने के लिए हमें क्या बोलते हैं धमाके की ज़रूरत है ना। अंग्रेज जो हैं हमारी आवाज़ को सुन नहीं पा रहे हैं, तो हमें धमाके की ज़रूरत है। तो चूंकि वहाँ पे किसी को मारना उनका उद्देश्य नहीं था, तो उन्होंने एक धुआं वाला बम ही बनाया, है ना, जो क्या बोलना चाहिए धूल मतलब जो हानि रहित बम था वो तैयार किया था। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, मैं पढ़ता हूँ तो आप लोग भी पढ़िएगा। तो उसमें क्या हुआ था, भगत सिंह खुद जाना चाहते थे। ठीक है, लेकिन जो आज़ाद है वो बोलते हैं नहीं तुम नहीं जाओगे क्योंकि तुम्हारी ज़रूरत है हमें बाहर। ठीक है, तो वहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट होता है राजगुरु और सुखदेव और इसके बीच, भगत सिंह के बीच, कि भाई एक बंदा है जो कि खुद को गिरफ्तार करके जो भारतीयों के पक्ष को अच्छे से बता सकता है, जिसको इंग्लिश अच्छे से आती है, जिसको लॉ अच्छे से आता है, जिसको पॉलिटिक्स अच्छे से आता है, वो नहीं कर रहा है इस काम को, वो बाहर बैठ के पैम्फलेट लिखेगा। ठीक है, तो कोई दूसरा आदमी क्यों जाएगा। तो जो राजगुरु है वो सॉरी सुखदेव जो है वो शक करते हैं, मतलब भगत सिंह की मंशा पे कि वो खुद पीछे हट रहे हैं। तो भगत सिंह बहुत एक अच्छा लेटर लिख के बताते हैं कि तुमने मुझे गलत समझा है, मेरा मैं कभी भी मतलब अपनी कुर्बानी के लिए पीछे नहीं हटा। ठीक है, वो तो संगठन के जो नेता हैं आज़ाद वो नहीं चाहते थे इसलिए नहीं जा रहा था। तो लेटर है, आप पढ़िएगा, बहुत इमोशनल लेटर है। भगत सिंह के ना बहुत सारे लेटर बहुत इमोशनल है, तो मैंने कुछ उनकी बुक पढ़ी है। अ, उनका बुक था एक विदाउट फियर, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो एनीवेज हम लोग भावनाओं में बह गए, तो आप पढ़िएगा वो सब चीज़। ठीक है, तो केंद्रीय बम फेंका था किन्होंने, भगत सिंह ने, और इसी के टाइम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन पे मुकदमा चला था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप जानते हैं। लाहौर षड्यंत्र केस जो था जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को गिरफ्तार किया गया, मुकदमा चला, एक लंबी भूख हड़ताल हुई, इसके बारे में भी आप जानते हो। उस भूख हड़ताल में जतिन दास मारे गए थे, मतलब शहीद हुए, 64 दिन भूखे रहे। तो
उपवास तो पहले ऐसे हैं जो भूख से जिनकी मृत्यु हुई। आज़ाद का अंतिम संघर्ष चला, तो आज़ाद कहाँ पकड़े गए थे? आपके अल्फ्रेड पार्क में। तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं इस स्लाइड में, आप याद रखेंगे। और फांसी कब दी गई भगत सिंह को और सुखदेव राजगुरु को? 23 मार्च को, ठीक है। तो यहाँ पे शहीद होते हैं हमारे लीजेंड भगत सिंह, ठीक है। आगे का जो आंदोलन है हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।